हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपी पीजीटी सिविक्स इंटरव्यू 2021 में पूछे जा सकने वाले 25 या कहें 25 संभावित क्वेश्चंस। याद रखें, हमने संभावित कहा है या अनुमान कहा है, हम फिक्स नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है चंद मिनटों के अंदर। अब तो आपको 3 से 4 मिनट का ही समय मिलने वाला है, तो बस इन क्वेश्चंस का जो नजरिया रहेगा ये आपको कराना है कि आप अपने अंदर बूस्टअप कर पाए, अपने आप को मजबूत कर पाए, एक हिंट आपको मिल पाए। तो ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को हम जानेंगे, आखिर ये क्वेश्चंस क्या है। बस ये फोकस रखेंगे आप सभी क्वेश्चंस को जो पूछ सके, जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, बस आप उसे व्यवहारिक रूप में अपने अंदर ला सके। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये सभी क्वेश्चन संभावित होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे, आप हमारी संभावनाओं को अपनी संभावना से जोड़ेंगे, जिसके साथ आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हमसे वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपके उन संभावित क्वेश्चन से हम अन्य क्वेश्चन और बना सके और आपको गाइडेंस थोड़ी सी मिल जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, यूएन का जन्म कब हुआ। देखो, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए यहां पर रखा है क्योंकि जब आपके 4 से 5 दिन बाद इंटरव्यू चालू हो जाएंगे तो 24 तारीख भी आएगी और 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएन का जन्म हुआ था। अब हो सकता है कि जो आपके एग्जाम इंटरव्यू में बैठा हुआ बोर्ड है वो आपसे पूछ ही ले कि यूएन का जन्म कब हुआ, तो आपको बता देना है उसकी डेट कब है। फिर यूएन से रिलेटेड जितने भी उनके ऑर्गन्स हैं या उनकी जो भी उसकी विशेषता है वो आपसे पूछा जा सके, वो भी अपने आप में माइंड में सब रख लेना। मगर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, अब मैंने सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 12th में तो हमें ये पढ़ाया जाता है यूएन का एक पूरा चैप्टर। हो सकता है अगर ये होगा भी कि यूपी बोर्ड के अंदर भी उनके स्कूलों में भी 11th या 12th में यूएन का चैप्टर होगा। तो वैसे ही जो अगला क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय स्थायी दावेदारी पर आपकी क्या राय, यानी कि क्या यूएन क्या सुरक्षा परिषद में भारत को एक परमानेंट सीट दी जाए या ना दी जाए, वो आपकी राय जान सकते हैं। यह हो सकता है, मैं आपको लिंक या कहें पूरे मेरे चैनल पे जाकर के देख लेंगे, मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने इस पे बहुत ही आराम से बहुत सारे पॉइंटों के साथ इसे समझाने की कोशिश की है। अगर आप फॉरवर्ड करके भी जल्दी जल्दी भी आप उसे देखें तो आप कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब आगे बात करें, क्या कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है। यानी आप देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव में हो, कांग्रेस का वजूद धीरे धीरे मिट रहा है या कहें पतन की ओर अग्रसर है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप लखीमपुर खीरी की घटना देखें तो ये पूरे मीडिया पे, चाहे वो भ्रष्ट मीडिया हो, हम उससे मतलब नहीं है, मगर ये चर्चा आम हो गई है। चाहे वो विद्वान हो, चाहे बोर्ड में बैठे वो लोग हो, वही तो विद्वान है ना। आप राजनीतिक विज्ञान के एक शिष्य है या एक कैंडिडेट है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कांग्रेस का पतन हो रहा है। तो आपको कहना है, बहुत ही ना सुलझा हुआ आपको जवाब देना है इसका, आपको बैलेंस जवाब देना। हो सकता है वहां पर कोई कांग्रेसी ही बैठा हो, कोई सपा का बैठा हो, कोई बीजेपी से, मतलब सबकी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा तो जरूर उनसे जुड़े रहते हैं। तो आपको बहुत ही इस तरीके से जवाब देना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर तो अग्रसर है, मगर कहीं ना कहीं ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए भी एक चुनौती है। हमें एक मजबूत विपक्ष जरूर चाहिए होता है जो हमारे लोकतंत्र के गिर रहे आयाम को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है। और कांग्रेस एक आज़ादी से लेकर के वर्तमान तक एक बड़ी पार्टी रही है, इसलिए कांग्रेस का वजूद होना भी जरूरी है। हालांकि वो उनका पर्सनल मैटर है, उनकी पर्सनल राजनीति है कि वो अपने को कैसे सुधार लाए, मगर हमारे पास सबसे बड़ा जो यहाँ पर चुनौती यही आ रहा है, एक मजबूत विपक्ष का ना होना। ठीक है, आप इस तरीके से इसका सुलझा हुआ सा जवाब देंगे। फिर अगले बात की बात करें तो क्वेश्चन है, यूपी चुनाव का समय करीब है तो कैबिनेट में फेरबदल आखिर क्यों करती हैं सरकारें। देखो, केवल ये यूपी की बात नहीं है, चाहे कोई भी स्टेट देख लें, किसी की भी सरकार हो, अगर राजनीतिक स्टूडेंट हैं आप तो आपको ये पता होगा कि भारत एक विविधता वाला देश है। चाहे वो हम रिलीजियस देखें, चाहे क्षेत्रीयता के आधार पर देखें, जेंडर के आधार पर देखें, हम बोली के आधार पर देखें, भाषा के आधार पर देखें, कल्चर के आधार पर करें, तो भारत का स्टेज कैसा है, भारत का स्टेट का नेचर है मल्टी। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, सभी
समाज के लोगों को राजनीति में शामिल करने के लिए, सरकार में शामिल करने के लिए यह परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो चुनाव में के समय भी चाहे कैबिनेट में फेरबदल या विस्तार या बदलाव हो रहा है, तो यहाँ पर वो गलत नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ खास पार्टियों को या कहीं कुछ खास जातियों को, धार्मिक लोगों को यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो हम इसे कोई भी गलत नहीं मानते। आप बहुत ही सुलझा हुआ सवाल जवाब यहाँ पर भी देंगे, क्योंकि हर गवर्नमेंट ऐसा करती है, कोई बीजेपी ही नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही, सभी करती है। विधानसभा और लोकसभा का साथ चुनाव विकल्प कहां तक वास्तविक है? देखो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इसलिए इस समय मैं बोल रहा हूं क्योंकि कई समय से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो ये सवाल ज़्यादा होने लग गया है। और दूसरा, इसका एक कारण और भी है, क्योंकि दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, तो हो सकता है आपसे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकें। तो ये आप पहले बताना, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट है। सबसे पहले बताना कि पॉजिटिव क्या है। इससे चुनावी खर्च रुक सकता है। जो इतना भारी भरकम चुनावी खर्च हमारा होता है ना, वो खर्च कम हो सकता है। और हम देख सकते हैं भारत में जो उच्च सदन है, राज्यसभा है, वहाँ पर भी किसी पार्टी को क्या है, बहुमत नहीं मिल पाता। हो सकता है वहां पर भी बहुमत मिल जाए, और जो हमारी संसद समय पर किसी बिल को जो अटक जाता है, वो अटके ना, ये भी इसका फायदा हो सकता है। साथ ही साथ हमें चुनाव में, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, कभी पंचायती चुनाव आ गए, कभी नगर निगम के चुनाव आ गए, कभी राज्य के चुनाव आ गए, कभी केंद्र 5 साल में केंद्र सरकार के भी चुनाव आ गए, यानी लोकसभा के भी चुनाव आ गए। तो क्या देखने को हम पे आर्थिक बोझ पड़ता है। आर्थिक बोझ के साथ हमें एक और समस्या और निकल करके आती है। वो समस्या है कि हम जो भी अपने विकास के कार्य करते हैं, चाहे वो आचार संहिता के कारण हो, चाहे मंत्रालय में फेरबदल के कारण हो, तो वो कार्य भी अटक जाते हैं। तो इससे भी हम निजात पा सकते हैं। फिर हम कहें गठबंधन की सरकार जो आती है, उससे भी कहीं ना कहीं जो बार बार गठबंधन टूटते और बनते हैं, उसे बनाने में आसानी होगी। साथ ही साथ क्या कहें, जो हमारा भारी प्रशासनिक बल हमें लगाना पड़ता है, या कहें सेना बल या सुरक्षा बल हमें लगाना पड़ता है, उस पर भी दबाव कम होगा अगर एक साथ चुनाव करा दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद आप पर बोझ पड़ता है। आप देश के भविष्य यानी शिक्षक हैं। शिक्षक कोई क्या करते, चाहे पंचायत के चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, शिक्षक वहां पर ड्यूटी देते हैं। आप देख सकते हैं जब पंचायती चुनाव हुए, तो कितने यूपी में देखे, कितने सारे टीचर या अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी। सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। तो ये सबसे भी हम कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले दोनों के, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ नहीं हुए। देखो, हम जब सबसे पहले चुनाव की बात करें, 1952 के चुनाव हो, 1957 के चुनाव हो, या 1967 के भी चुनाव हो, 62 के भी चुनाव हो, तो मैं इतना तो कन्फर्म हूँ कि 1952, 1957 और 1962 के जो चुनाव थे, दोनों के साथ में ही हुए थे। कुछ राज्यों को छोड़ दे तो। अब हमारी बात आती है कि क्यों नहीं कराने चाहिए। देखो, सबसे पहली बात वही आती है कि भारतीय राजनीति का नेचर क्या है, भारतीय स्टेट का नेचर क्या है। हम राज्यों के संघ, भारत यानी राज्यों का संघ। अब देखें, राज्यों की स्थिति अलग होती है, और हम जब लोकसभा के स्तर पर आए, सेंटर के स्तर पर आए, तो वहां पर मुद्दे, विकास के मुद्दे, चुनौतियां, सुरक्षा के मुद्दे चेंज हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय राजनीति और केंद्रीय राजनीति में अंतर है। तो कहीं ना कहीं यह देखा जाएगा कि क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं। अब आप देखें, हमारे देश में क्या होता है, जब एक प्रधानमंत्री होता है, पूरे देश का मुखिया है, प्रधान है वो पूरे देश का, जब वो स्टेट के चुनाव में भी इतने भारी भरकम चुनाव प्रचार करता है अपने काम को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं जब वह जाता है तो वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे दब जाते हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, या अन्य भी जो प्रधानमंत्री हमारे पहले रहे, चाहे मनमोहन सिंह की बात करें, तो क्या है ये, तो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर लोकसभा के चुनाव में भी किसी को बहुमत नहीं मिल पाया, या विधानसभा के चुनाव में भी किसी को बहुमत नहीं मिल पाया, तो आपको क्या पता है, आर्टिकल 85 के अंदर देखें, लोकसभा को भंग कर देता है कौन, राष्ट्रपति। फिर हम देखें राज्यपाल को, देखें आई थिंक 174वें आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ क्या है, वहाँ पर राज्यपाल जो है
केंद्र सरकार को यहाँ के राष्ट्रपति को पूरी वो भेजता है, तो उसके बाद वहां पर भी विधानसभा भंग हो जाती। तो ये तो कहीं देखें तो हमारे संविधान में ही जब ये लिखा है कि विधानसभा लोकसभा भंग होने के कई कारण हो सकते हैं, तो फिर ये अस्थिरता आ सकती है। या दूसरा हम कहें तो एक सबसे बड़ी चीज क्या है, हम देखते हैं क्षेत्रीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर क्या है, कई बार गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। आर्टिकल 356, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें भी ये देखने के लिए मिला हमें कि क्या है, ये पॉसिबल कहीं ना कहीं नहीं है, ठीक है। और अब थोड़ी सी और बात करें तो जब आम जनता की बात करें तो मैनिफेस्टो होता है, तो मैनिफेस्टो वैसे ही जनता कम देखती है। जब दो मैनिफेस्टो उनके एक साथ सामने होंगे, वो केंद्रीय स्तर के यानी लोकसभा के चुनाव के और दूसरे राज्य स्तर के, तो हो सकता है जनता भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए। और सबसे बड़ी बात आप देखते हैं हमारे स्टेट में, देखें जो नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है या कहीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, इतने लंबे समय में होते हैं, कई चरणों में होते हैं। अब जब दोनों ही चुनाव एक साथ करा देंगे तो प्रशासनिक बल भी ज्यादा चाहिए होगा, सुरक्षा बल भी हमें ज्यादा चाहिए होगा, साथ ही साथ आर्थिक ताकत या कहीं वित्तीय पैसा भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये क्या देख रहे हैं, तो ये सब भी चुनौती हमारे लिए बढ़ जाएगी। हमारा चुनाव आयोग जो है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, दोनों ही चुनाव राज्य के या केंद्र के वही कराता है, तो उसे कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग की भी मदद यहाँ पर लेनी पड़ जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि भारत में दोनों के चुनाव साथ में कराना एक चुनौती भरा काम हो सकता है। बाकी आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। ये इसका आंसर था। अब आगे हम चलें। अब आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको सरल भी होगा और आपसे पूछा भी जा सकता है, अपने जिले की राजनीतिक स्थिति बताइए, राजनीतिक रूप से आपका जिला क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, जो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मगर मेरी जो रूट है ना, यूपी के मुजफ्फरनगर से है, यूपी के मुजफ्फरनगर से है। उस रूट की बात करूँ, जो मेरा जिला है वहाँ पर आपको अपने जिलों को कैसे बताना है कि वहां पर जो प्रोडक्शन क्या होता है, साथ ही साथ वहां पर जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण या बोली का समीकरण क्या कहता है, उसके आधार पर आप वहां पर उन्हें बताएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे इसलिए ही पूछेगा क्योंकि आप राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं। अब आपके स्कूल में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वो पूछ सकते। तो आप बताएंगे जातीय स्तर पर ये जाति दबदबा रखती है। जैसे मुजफ्फरनगर की तरफ चलें तो हमें देखने को मिलता है जाट समीकरण ज्यादा प्रबल होता है। अब वहां पर देखें, दो पार्टी ज्यादा लीडर में आती हैं, सपा पार्टी हो गई और बीएसपी हो गई। हालांकि 2 बार से वहां पर सांसद बीजेपी का है। तो जाति समीकरण भी बताए। और वहां पर प्रोडक्शन की बात करें, गन्ना ज्यादा होता है तो किसानों की बात ज्यादा होती है, उनका समीकरण भी प्रभावित करता है। फिर हम धार्मिक स्तर पर भी कह सकते हैं, मुस्लिम भी वहां रहते हैं तो हिंदू भी वहां रहते हैं, तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो आप अपने जिले का जहां से बिलोंग करते हैं अपने माइंड में जरूर रख लेना, क्योंकि एट ए टाइम आप ना थोड़े से उलझन में पड़ जाएंगे। मगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो माइंड में बस ये रखना है आपको कि यहाँ पर अपने भारत का नेचर देखना, अपने स्टेट का नेचर कैसे देखना, कैसे जातीय आधार पर, चाहे धार्मिक आधार पर, बोली के आधार पर, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उसी के आधार पर क्वेश्चन को सोचिएगा। फिर राज्यपाल किसी राजनीतिक व्यक्ति को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखो, इससे पहले भी चाहे साकरिया आयोग हो या अन्य भी सराय आयोग हो, उन्होंने कहा था राज्यपाल को कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन इसलिए मैं डाल रहा हूं क्योंकि आए दिन आप देखेंगे राज्यपाल के बीच और सरकार के बीच गतिरोध होता रहता है। तो अब क्या देखने के मिलता है कि इन सभी दोनों जो सरकारी आयोग देखें, चाहे हम सहाय आयोग देखें, उन्होंने साफ कहा था कि अनुशंसा अपनी दी थी कि हमारा जो राज्यपाल हो ना, वो राजनीतिक क्षेत्र से नहीं होना चाहिए, वो सेवा क्षेत्र से हो सकता है या अच्छे किसी क्षेत्र में देश के विकास में उसने अहम योगदान दिया, साहित्य के क्षेत्र से हो सकता है। तो आप भी अपनी यहाँ सजेशन दें, ठीक है, जो गतिरोध हमारे यहाँ पर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच होता है वो कम हो पाए। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशरी एक्टिविज्म क्या सही है या गलत है। देखो, हमारा आर्टिकल 50 तो यही कहता है डीपीएसपी का कि हमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध नहीं होना चाहिए, वह अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे। मगर आप कोविड सिचुएशन में जाए, सेकेंड वेव में जाए, आपने देखा होगा पूरे भारत में जो भी स्टेट था उनकी हालत क्या थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, हॉस्पिटल में सुविधा नहीं थी, पेशेंट रोडों पर ही मर रहे थे। तो खुद से संज्ञान लेकर के यहाँ पर फटकार लगाती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो इसे कहते हैं स्व संज्ञान यानी सक्रियता, खुद से ही। और ये हमने लिया कहाँ से, ये हमने लिया
है कहाँ के संविधान से या किस पृष्ठभूमि से, अमेरिकी पृष्ठभूमि पे, वहां पर ही न्यायिक सक्रियता। तो कई बार इसका पॉजिटिव कार्य भी होता है, कई बार नेगेटिव भी आता है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस तरीके से बताना है कि कुछ सिचुएशन में जब सरकार के जब जनता के नुमाइंदे अपने कार्य को सही तरीके से पूरे नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हम अंतिम विकल्प हमारे पास कौन दिया गया है, हमारा रक्षक दिया गया मौलिक अधिकारों का कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो हम वहीं जाते हैं। तो इसका पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव में कि हर क्षेत्र में यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 50 यही कहता है कि इन दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जो संविधान की भी अवहेलना होगी और हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य भी नहीं हो पाएगा। अब एक क्वेश्चन जो रिसेंटली था, नवरात्रों के पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक पर आपकी क्या राय है? देखो शायद मध्य प्रदेश से घटना हुई थी जहां पर पंडाल के बाहर लिख दिया था कि नवरात्रों के जो भी हमारे पावन पर्व पर जो भी हम अपना जो डांडिया इत्यादि खेले जाते हैं, जो भी साजो सामान हम सजाते हैं वहां पर किसी गैर हिंदू को हम परमिशन नहीं देंगे। देखो जरा इसका जवाब आप कैसे दोगे? देखो हमारी जो प्रेमबल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, या कहें पूरे भारत का ही वो सार है, उसमें साफ कहा गया कि धार्मिक आज़ादी हो, न्याय हो। ठीक है, फिर हम चले आर्टिकल 24 से 28 के बीच धार्मिक आज़ादी की, तो आप देखेंगे 24 से 28 की जरा उसे अध्ययन करें ना, तो 24 क्या कहता है, पर्सनल लेवल पे कि व्यक्तिगत धार्मिक जो है धर्म जो है पर्सनल इशू है। फिर हम कहते हैं वो आगे करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, तो वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, वो भी उसका अपना मैटर है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। फिर हम कहते हैं समाज के स्तर पर, सोसाइटी के लेवल, फिर अंतिम हम देखते हैं स्टेट के लेवल पे। उन चारों ही आर्टिकल का ये करक्स की बात करें तो वो व्यक्ति के स्तर पर बात करता है, फिर पब्लिक स्तर पर बात करता है, इसमें सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्टेट की वहां पर वो बात करता है। तो ये कहता है कि अगर देश की एकता को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा कोई चीजें, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट या सरकार दखल दे सकती है, क्योंकि भारत का जो नेचर है मल्टी रिलीजियस है और यहाँ पर हम एक दूसरे के धर्म के पेज क्या कहते हैं, श्रद्धा रखते हैं। बेशक माना ना, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते और किसी भी धार्मिक कार्य के आयोजन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम उसमें शामिल हो सकते हैं। मगर अगर इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में भ्रांति फैलती है या कटाव होता है या कहीं कट्टरपन आ जाता है, तो हम यहाँ पर उस पर रोक लगा सकते हैं। रोक इन द सेंस कि नवरात्रों पर जो लगाया गैर हिंदुओं के प्रवेश, उसे वर्जित कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम मिलीजुली संस्कृति, आप मौलिक कर्तव्य पढ़े तो हाँ वहाँ पर लिखा गया ना, इस मिलीजुली समरसतापूर्ण संस्कृति को हम संजोएंगे अंदर अपने और इसका सम्मान करेंगे और इसे बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पर ये गलत डिसीजन था। ठीक है, आप अपने देखो एक चीज और मैं दिमाग में आप ये रख लेना, अगर आज घटना घट रही है या जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रही है एक दिन पहले भी घटना घटी ना जो जिसका संबंध राजनीति से हो, तो उसको आप अपने माइंड में जरूर रखना है। इंटरव्यू में तो जितने ताजे क्वेश्चन होते हैं, जितनी ताजा घटनाएं होती हैं उन्हें ज़्यादा पूछा जाता है। ये नहीं कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले कोई घटना घटी हो उससे संबंधित वो क्वेश्चन आपसे पूछे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। देखो मैं यूपी की जो योजनाएं हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो रिसेंटली जो एक योजना थी मैंने उसके बारे में थोड़ा जरूर पढ़ा था। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना क्या है? इसमें क्या था, जो हमारे महाविद्यालय लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जो स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पर हमने डिजिटल एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वहाँ पर टैबलेट्स, स्मार्टफोन उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। कौन कराएगी? यूपी सरकार। तो इस संबंधित शिक्षा से संबंधित जो भी योजना हो ना, आप उस पर नज़र मार के चले जाना, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ी समस्या इस समय भारत के सामने है क्या? देखो भारत के या स्टेट के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है इस समय, जो पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है, किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था का इंजन? हम कहते हैं पेट्रोल को, डीजल को, यानी कि यही तो पूरी अर्थव्यवस्था को आगे चलाता है। चाहे वो मशीन चलाने में या एक माल को इधर से उधर ले जाने में हमें पेट्रोल की और डीजल की बहुत जरूरत होती है। एक किसान को ट्रैक्टर से अपनी जुताई करने में किसकी जरूरत है? पेट्रोल और डीजल की ही जरूरत होती है। तो ये है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें कहीं ना कहीं भारत पर क्या प्रभाव डाल रही हैं। इससे संबंधित या क्रूड ऑयल क्या होता है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो ना, जो आपके दिमाग में आ रहे हो, उसे थोड़ा सा देख करके जाएं। कहाँ से हम ऑयल प्रोडक्शन हमारी होती है भारत में ही, ठीक है। जैसे बम्बई हाई वाले क्षेत्र से क्रूड ऑयल क्या होता है, आपको ये भी जानकर ये ध्यान रखना होगा। जो भारत में रिफाइनरी है ना, जो देखो क्रूड ऑयल क्या होता है, एक कच्चा ऑयल होता है जिससे बाद में हम डीजल भी निकालते हैं, पेट्रोल भी बनाते हैं। ये तो काला तेल होता है, ठीक है, जो हम जिसे सीधे निकालते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, बाद में उसे रिफाइनरी करके बनाते हैं। तो हम देखें
ओवरऑल बात करें तो रिफाइनरी के अंदर में जो रिफाइन करते हैं टॉप 4 देशों की बात करें, भारत चौथे स्थान पर आता है। भारत से पहले रशिया है, चाइना है, यूएसए, उसके बाद भारत का नंबर आता है। थोड़ा सा इस पर गहन अध्ययन करके आप चले जाना, क्योंकि ये इतने समय से घटना हो रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर अगली बात करें, पुराने किसान आंदोलन और नव किसान आंदोलन की प्रकृति को आप कैसे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताया था और ये जेन्युइन क्वेश्चन है, आपसे वो पूछ सकता है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं तो ये आपसे पूछ सकता है। कोई भी एक आर्टिकल देख लेना, वैसे आपको खुद से ही पता होगा पुराने किसान आंदोलन क्या होते थे। उनके वही था कि हमारे ऋण माफ़ी हो, ये सब चीज़ें हो, हमें बीज मिल पाए, संकर बीजें मिल पाए। मगर अब क्या है, नव किसान आंदोलन कैसे होते हैं, एमएसपी के लिए हो गए, देखा अब नया एक्ट आ गया, उसको विरोध के उसे हटा देना है। बिजली के लिए हो गए, हमें क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज के लिए हो गए, या ट्रैक्टर सुविधाओं के लिए हो गए, हमारे अच्छे फसल के रेट के लिए हो गए। इसी के लिए अब उनकी नई नई किसानों की मांगे होती हैं। तो आप कोई भी एक आर्टिकल है, मेरे कहें तो सुधा पाई का एक आर्टिकल है फार्मर मूवमेंट्स यानी किसान आंदोलन, उसे पढ़ के चले जाना, इतना ही इनफ होगा। किसान से जुड़े हुए आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए ना, वो जरूर पढ़ के आप जरूर जाइएगा। कृषि को किस सूची में शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखना। कृषि को आप जो हमारे यहाँ संवर्ती, केंद्र सूची और राज्य सूची है, तो इसे हम राज्य सूची में शामिल करते हैं। इसे थोड़ा सा देख के जरूर जाना। क्वाड ग्रुप का नाम मैंने यहाँ लिया इसलिए क्योंकि हमारे सुरक्षा समीकरण के लिए है। चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे जापान की बात हो, अमेरिका की बात हो और भारत की बात हो। हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिका भी गए थे, वो इसकी ही बैठक के लिए गए थे। यहाँ पर वो बैठक होनी थी अमेरिका में, इसकी ही बैठक के लिए गए थे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने बनाई हुई है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे, आप थोड़ा सा नज़र मार के इसे भी जरूर जाइएगा। अगर आप वीडियो हमारी देखनी है तो उसे भी आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, देखो दोबारा से चुनाव आए हैं। मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए इसे रखा है क्योंकि दोबारा से ये हलचल थी कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता या अन्य पार्टी के कार्यकर्ता ने ये मांग रखी है कि जो पूर्वांचल है उसे यूपी से अलग किया जाए, उसे हम बौद्धलैंड यानी जो गौतम बुद्ध थे उनके नाम से लिखा जाए, बौद्धलैंड उसका नाम दिया जाए। तो यहाँ पर क्या था, जो मायावती थी उसी समय में ये डिमांड हुई थी। मायावती ने सबसे पहले एक कदम उठाया था, आई थिंक 2011 या 12 का समय था, जब उन्होंने कहा था कि यूपी को 4 भाग में डिवाइड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था हरित प्रदेश में शायद उन्होंने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र था उसे यहाँ पर शामिल किया था। फिर अवध को हम देखते हैं, फिर उसके अलावा देखते हैं हम पूर्वांचल वाले क्षेत्र को, फिर हम देखते हैं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को। इसके आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। वैसे ही इसको मैंने एक बार पढ़ा था, मुझे भी इतना याद क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करना। तो हमने देखने के लिए मिला था, योगी ने भी जब 2013-14 की बात थी, मुझे पूरा करेक्ट याद नहीं आ रहा, तो उस समय मांग की थी कि हाँ हमें यूपी के कुछ हिस्सों को अलग स्टेट घोषित कर देना चाहिए। फिर हम आगे चले, जब हम देखते हैं कुछ समय पहले, आज से 1-1.5 साल पहले, आपने देखा होगा दोबारा से मांग उठने लगी है कि इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाए। जहां मायावती ने 4 भागों में कहा था, यहां पर 3 भागों में। पर ये कह दिया था बाद में सरकार ने कि ये व्यर्थ की न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, जिसमें ये कहा गया था पूर्वांचल को अलग किया जाएगा, फिर लखनऊ वाले क्षेत्र को अलग किया जाएगा, फिर हम बोडोलैंड वाले अलग क्षेत्र, बोडोलैंड कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को अलग किया जाएगा, और साथ ही साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं उसे कुछ दिल्ली में मिला दिया जाएगा, कुछ राजस्थान में, जो आसपास के सटे हुए हरियाणा आसपास के जो सटे हुए राज्य है उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा, एनसीआर बना दिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसे आप देख करके जाना कि आपके ऊपर इसकी क्या राय है, क्या विकास के लिए किस तरीके से हो सकता है भविष्य में कुछ ना कुछ पार्ट हो सकता है अगली बार जब यहाँ पर योगी जी सत्ता में, हो सकता है कि दोबारा लौट के आए या दूसरी पार्टी आए तो ये काम वो कर सके। क्योंकि देखो केंद्र सरकार भी इस समय क्या है बीजेपी की है, राज्य सरकार भी बीजेपी की है, तो आसानी होती है नए राज्यों के निर्माण में। क्योंकि आपको पता ही है, जब हम भारत के संविधान का भाग 1 देखते हैं तो वहाँ पर साफ है कि जो पूरा कार्य होता है वो पूरा डिपेंड होता है हमारी संसद पे, केंद्र सरकार पे, कि वो नए राज्य घोषित करेगी या नहीं करेगी। बस यहाँ पर राज्य सरकार एक इनिशिएटिव लेती है, मगर पूरा कार्य किसे करना होता है, हमारी केंद्र सरकार को या संसद को। अब अगला क्वेश्चन है, कोरोना काल में स्कूल शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो स्कूल शिक्षा पर आप बताएंगे, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, एक राजनीति से जुड़े हुए राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं, तो आप इस तरीके से बताएंगे। इसे रीजनल बेसिस पर देखें, आर्थिक बेसिस पर देखें, तो आपने देखा होगा
प्राइवेट और पब्लिक स्कूल पर देखें, जो पब्लिक स्कूल थे उनका फिर भी थोड़ा काम सुचारू रूप से चल रहा था, मगर जो सरकारी स्कूल थे वहाँ पूरे ही चौपट हो चुके थे। ना तो वहाँ प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर बच्चों का अता पता ही नहीं था, टीचर को उसमें कोई कांटेक्ट में ही नहीं रहे, तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी शिक्षा बहुत प्रभावित रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास की बात भी होती है, या क्लास के रूप से भी हम देख सकते हैं। अमीर वर्ग था वो यहाँ पर फिर भी प्लस प्लस सिचुएशन में रहा, मगर जो गरीब वर्ग तबके से जुड़े हुए बच्चे थे वो बिल्कुल ही नकारात्मक स्थिति में यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्लोज आप जोड़ सकते हैं, उसे क्लास से जोड़ सकते हैं, जेंडर से जोड़ सकते हैं, किसी के पास आर्थिक संसाधनों से, उनके पास टैब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बिजली नहीं थी, तो इससे भी जोड़ सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने यूपी की अकॉर्डिंग सिचुएशन देकर के बता सकते हैं। ठीक है, मुझे अपने दिल्ली के सिचुएशन ज़्यादा पता है, तो वहाँ की मुझे इतनी नहीं पता है। नई शिक्षा नीति, देखो मैं पहले भी इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू बोर्ड है उसमें वहाँ पर एक एजुकेशन बोर्ड से भी जुड़ा हुआ एक व्यक्ति होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, उसने बीएड वगैरह ये सब कुछ करी होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन जहाँ तक है मुझे लगता है कि किसी न किसी कैंडिडेट से पूछा जा सकता है। आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे, चाहे आप गूगल कर लेना, कौन कौन से जो पॉइंट्स, मेन पॉइंट है ना, उसे अपने दिमाग में रख लेना। जैसे मैं कहूँ कि प्री प्राइमरी स्तर पर या कहें 12वीं तक का अब क्या है, सरकार क्या करने से पहले हम 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते थे ना, राइट टू एजुकेशन के आधार पर। अब क्या है, क्योंकि हमने देखा बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है, 9वीं 10वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं, ज़्यादातर ये लड़कियों के साथ देखा गया। तो अब क्या कहा है, आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत अब इसे 12वीं क्लास तक किया जा रहा है, और प्री प्राइमरी भी जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं वहाँ तक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो पिछड़े जिले हैं, जैसे मैंने बात की थी ना, पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था सोनभद्र एक जिला था, मेरे एक जानने वाला था, वो टीचर वहाँ पर है, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर, उस पूरे स्कूल में 250 से 300 बच्चे हैं, मगर वहाँ एक शिक्षक है और एक प्रधानाचार्य प्रिंसिपल है, वही उस स्कूल को संभालते हैं, बाकी शिक्षा मित्र, तो वहाँ पर शिक्षा मित्र भी आते नहीं है। तो आपने देखेगा ये सारे जो जिले हैं उन्हें सीमांकित किया जाएगा, उनको रेखांकित किया जाएगा कि वहाँ पर विशेष सहायता की जाए, जिसे विशेष जिला घोषित किया जाएगा या विशेष स्थान घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ टीचर ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर निष्ठा 2.0 कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये सब जो मेन पॉइंट होंगे। या एक और पॉइंट की बात करें, जो हमारा जीडीपी का 6% वाला भाग होगा, जीडीपी का 6 कुल जीडीपी का 6% जितना हम किस पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पर, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया। तो इस तरीके के पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। देखो, जो सबसे सरल क्वेश्चन आपको बनता है वो बनेगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो आपको ना एक एक आर्टिकल, मुझे पहले से ही पता है कि आपको पूरे याद होंगे, तो ये फिर भी दिमाग में फिट करके एक बार चले जाना, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन यही बनते हैं, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। वो आपको ना एक छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ के भी बाहर कर सकते हैं कि आप दूसरा भेजिए। तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको फिट रख लेने हैं। और क्योंकि आपका सिलेबस, जीआईसी का सिलेबस भी देखें, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट और भारतीय राजनीति का पार्ट ही ज़्यादा कवर करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो अच्छे से फिट करके अपने दिमाग में जाना। और अगली बात जो है, जो मेन, मेरे को पता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आपको याद जरूर होंगे, मगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो आप कई बार भूल जाते हैं, आपको पता तो होता है मगर उस समय याद नहीं आते, जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 350, जो आर्टिकल 350 की बात करते हैं, ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। फिर आगे देखें, इसमें क्लॉज और भी जुड़े हैं, बी में देखें हिंदी के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये सब आप देख करके जाएंगे। जैसे कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल 35A, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें यही कहा गया है कि वहाँ की विधानसभा को यह अधिकार होगा, यहाँ का कौन निवासी घोषित किया जाए या ना किया जाए, किसका, जम्मू कश्मीर का, उन्हें क्या सुविधा दी जाए, उससे जुड़े हुए आर्टिकल जो सीधे संबंध रखता है 370 से, जिसे अब धारा 370 हटा दी हमने, यहाँ से गई है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होंगे ना, चाहे वो 108 हो, 128 हो, 148 हो, कैग से जुड़ा हुआ, या 76 हो, महान्यायवादी से जुड़ा हुआ, और राज्य विधानसभा और राज्यपाल से जुड़े, तो इतने मेन आर्टिकल ना आप थोड़ा दिमाग में फिट करके आप जरूर जाइएगा, जहां आप अटके ना। ठीक है,
मोहिनी जैन का केस किससे जुड़ा आपको पता ही है कि भारत में राइट टू एजुकेशन की नींव डालने वाला जो केस था वो मोहिनी जैन का ही केस था। अब शिक्षा किस सूची का विषय, आपको पता है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, शिक्षा को जो पहले किस में हुआ करता था, राज्य सूची में हुआ करता था, उसे डाल दिया गया समवर्ती सूची में 1976 में। तो आपसे ये सीधे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं जब उनके पास टाइम आपको कम देना हो, ज़्यादा बच्चों का कैंडिडेट, देखो उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, जो इंटरव्यू में बैठे हैं ना उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, वो एक क्वेश्चन पे भी पूरा आपका इंटरव्यू खत्म कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो सीधे तौर पर जल्दी से जल्दी इंटरव्यू निपटाने हैं और 31 अक्टूबर का आप तक रिजल्ट तैयार करके आपको देना है। तो आप बस गलती मत करिएगा, चाहे एक क्वेश्चन पूछे तो इस तरीके की चीज़ आपने माइंड में सेट कर करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक की परिभाषा में किसे शामिल किया गया। देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि आप देखेंगे भारत में माइनॉरिटी का या मेजॉरिटी का ज़्यादा इशू चलता ही रहता है, माइनॉरिटी को भी हमने सर पे चढ़ा दिया, ऐसी बात होते रहती है ना मीडिया में, अक्सर डिबेट यही चलता रहता है। मगर हम देखें कि भारत में आखिर माइनॉरिटी माना किसे गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 29 और 30 में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि माइनॉरिटी आखिर होते कौन है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा गया है जो भाषाई आधार पर भारत में किसी राज्य में अल्पसंख्यक होंगे उसे हम कम बोलने वाले होंगे उसको, तो उसे अल्पसंख्यक मानेंगे। दूसरा यहाँ पर बेस तैयार किया गया हुआ है रिलीजन का, तो 2 चीज़ याद रखना, लैंग्वेज के आधार पर और दूसरा रिलीजन के आधार पर भारत में यहाँ पर अल्पसंख्यक माने जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल विस्टर प्रोजेक्ट क्या है। देखो सेंट्रल विस्टर प्रोजेक्ट थोड़ा सा देख करके चलाना, न्यू संसद हमारी बनाई जा रही है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है राजनीतिक विज्ञान के आप छात्र हैं, साथ ही साथ पीएम आवास इसमें बनेगा, तो कई सारी चीज़ें इसमें है कि टाटा के पास ये प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा देख करके चलाना, क्योंकि विवादों में रहा, जब सेकंड वेव खत्म हुई तो उसके बाद भी ये इस पर विवाद रहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा देखकर आप जाइएगा। संविधान संशोधन 126वां, संविधान संशोधन 126वें में क्या हुआ, जो हमारे एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो इंडियन है कि जो कहीं ना कहीं उनका मूल कहाँ से रहा है, अंग्रेजों से रहा है, ब्रिटिश से रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ 2020 में देखेंगे आई थिंक जनवरी फरवरी में क्या हुआ, संशोधन किया गया 126वां संशोधन। ये कहा गया सरकार की तरफ से कि भारत में 300 से 400 लोग ही एंग्लो इंडियंस रहे हैं, तो उनके लिए हमें संसद में संसद का मतलब लोकसभा में 2 सदस्य की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि उन्हें हम नॉमिनेट किया जाए, इसलिए इस पद को समाप्त करने की बात यहाँ सरकार ने कही थी। आप देखते हैं यूपी के अंदर भी एक एंग्लो अरेबिक सदस्य को चुना जाता है आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग, तो इसे भी थोड़ा सा नजर डाल के आप जाइएगा। अब सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि 2 से 3 मिनट आपके पास इंटरव्यू में होंगे, मान के चल रहा हूँ 3-4 मिनट तो आपको दिए जाएंगे, तो यहाँ पर पेपर स्पेसिफिक वो पूछ सकते हैं कि आपका किस पेपर में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आप किस पेपर में ज़्यादा मजबूत हैं। तो मैंने अपने टीचर से बात की थी, अपने प्रोफेसर से बात की थी, जो मेरे गाइड थे, उन्होंने कहा जब भी आपके पास कम समय हो ना और जो सामने वाला जो इंटरव्यू बैठा वाला व्यक्ति हो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ये ना कहें कि वो आपके ऊपर घेरे, आप ही उसको उस क्वेश्चन को ना आप ही खुद से दे दें कुछ ऐसा क्वेश्चन कि यही से क्वेश्चन वो पूछ सके। तो उन्होंने ये कहा कभी भी आपसे वो क्वेश्चन पूछे ना, आपने स्पेसिफिक पेपर बता दिया, जैसे फिलॉसफी, कभी भी ऐसा उन्हें ये मत कहिएगा कि ऐसे थिंकर्स का नाम मत बताइएगा जो बहुत कॉमन हो, जैसे मार्क्स हो गया, रूसो हो गया या अन्य जितने भी हो, ऐसे थिंकर्स का या कहीं ऐसे फिलोसफर का आप नाम बताइएगा जो कम हो जान पहचान में, या कम व्यक्ति उसका नाम ले, क्योंकि जिससे क्या हो आप भीड़ में अलग पाए जाएंगे। तो आप अलग से ही बताइएगा कि हाल ही में मैंने अन्ना हरेंट जो है उनको पढ़ा था, हरेंट जो है उनको पढ़ा था, उनके सर्वाधिकारवादी विचारों को पढ़ा था, वो अधिनायकवादिता पे क्या कहते हैं। तो इस तरीके से आप खुद से ही उन्हें क्वेश्चन आपने बता दिया कि हमारा पेपर क्या फिलोसफी में मैं ज़्यादा अच्छा हूँ और हाल ही में फिलोसफी ही मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा उस पर अच्छा एक्सपर्टीज़ है, तो मैं हाल ही में पढ़ रहा था अन्ना हरेंट, तो ऐसे बोल दीजिए, हो सकता है वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ ले। ऐसे राइटर, ऐसे थिंकर्स या फिलोसफर आप कहीं और कन्फ्यूजन बोल सकते हैं, या आप नेट का सिलेबस देखें जो आपको सबसे नया लग रहा हो वो बोलना। ऐसा
नहीं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या कह देंगे, मार्क्स हम पढ़ के हमने मार्क्स पढ़ा है, या कहें मार्क्स हमारा फेवरेट है। ऐसे मत बनाना, जो अलग हो भीड़ से वैसे बताना। अब हमने देखे, आपने बोल दिया IR हमें हमारी स्पेशलाइजेशन है, हमें अच्छा लगता है पेपर, सबसे ज़्यादा मैं इसे पसंद करता हूँ, तो आप सीधे भी बोल देना हमें रिसेंटली जो तालिबान वाला मुद्दा था उसे हमने बहुत गहराई से पढ़ा, तो तालिबान वाले पर तो आप देखना सर मैंने इसे इस नज़रिए से देखा था। जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है, हंटिंगटन की जो पुस्तक है, साथ ही साथ एंड ऑफ हिस्ट्री जो बुक है फुकुयामा, उसके आधार पर इसे पढ़ा तो ये निकल करके आया, जहाँ एंड ऑफ हिस्ट्री में ये कहा गया कि अब उदारवाद के अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई विचारधारा प्रबल नहीं है। उसके अगेंस्ट में या उसके काउंटर में एक बुक आती है हंटिंगटन की, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो कहती है कि आने वाली जो समस्या पूरे वर्ल्ड में देखी जाएगी वो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर देखी जाएगी। उसी के आधार पर हम तालिबान की, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि भारत पर उसके कैसे प्रभाव पड़ेंगे, तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपसे ही वो क्वेश्चन पूछ बैठे, क्योंकि आपने कुछ अलग तरीके से इस खबर को पढ़ा, इस न्यूज़ को पढ़ा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक का मतलब हो गया कि स्कॉलर है, मतलब स्कॉलर का मतलब यहाँ पर हो गया कि आप जानकार हैं, ठीक है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस तरीके से आप बताएंगे तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा, वो सोचेंगे कि हाँ इस बच्चे को अच्छा खासा पता है, इस कैंडिडेट को पता है कि इसने कुछ भीड़ से अलग हमें बताया। तो तालिबान के टॉपिक पे भी ना हमने 3 वीडियो बनाई है और यहाँ पर साफ बताया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की से ही उसकी शुरुआत की है, तो इसे भी आप देख सकते हैं हमारी वीडियो को। फिर अगली बात आती है पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपने बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारा अच्छा पेपर है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में भी क्या होना, इस तरीके से आप बताइएगा। पॉलिटिकल थ्योरी हर कोई पढ़ता है, मगर ये बताइएगा अक्सर सर मैं पॉलिटिकल थ्योरी जो पढ़ता हूँ उसे भारतीय पृष्ठभूमि से जोड़कर, भारतीय बैकग्राउंड से जोड़ करके देखता हूँ। और मैंने रिसेंटली पढ़ा जॉन रॉल्स को अमर्त्य सेन से जोड़ करके, उनकी थ्योरी के दोनों के सामाजिक न्याय को अलग अलग पृष्ठभूमि में देख करके पढ़ा कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ था, तो आप उससे वो रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें कुछ नया बताया, ठीक है। उसे भारतीय पृष्ठभूमि से पूछा, ठीक है, जोड़कर देखा। फिर हमने कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स में सर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, भारतीय राजनीति और संविधान में ज़्यादा इंटरेस्ट है। रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि भारतीय राजनीति में जो जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, भारत में जो विचारधाराओं का चलन है, भारत में जो पूरी विचारधारा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें या राज्य स्तर पर देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो पूरी राजनीति मुझे 2 चीज़ों में सिमटी हुई नजर आती है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो आप इसे जरूर देखेंगे कि आपने देखा होगा जब यूएस से भारतीय राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री यूएस से जाते हैं तो जो बाइडेन ने उन्हें इतने भाव नहीं दिया। जब ट्रम्प थे उन्होंने अच्छा खासा उन्हें भाव दिया, या कहें कि उन्हें पूरा तवज्जो वहाँ पर दी गई। आपने मीडिया में, वहाँ की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में उन्हें कवर किया। मगर आप उसे डिटेल में, अगर राजनीतिक विज्ञान के आप छात्र हैं ना, डिटेल में देखेंगे तो आप पर वहां पर क्या निकाल सकते हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग वाला क्लॉज यहां पर निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से एक डिफरेंट वे में आप इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो 100% आप सीट लेकर के आगे जरूर जाएंगे। तो अगर लेफ्ट विंग और राइट विंग पर भी आपको वीडियो देखनी होगी ना, हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग अमेरिका की पृष्ठभूमि से ही बताया, फ्रांस की पृष्ठभूमि से ही बताया, ब्रिटेन की पृष्ठभूमि से बताया और भारत की पृष्ठभूमि से बताया कि वहाँ पर अरुण जेटली का कोट भी हमने बताया कि वो मध्य मार्गी अपने आप को बताते हैं, इंदिरा गांधी का भी बताया कि वो मध्य मार्गी बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने बताई है, बस यही फोकस रखना कि उन्हें मौका मत देना वो आपको घेर सके, आप उन्हें घेरने की कोशिश करना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन वहाँ बताना मत कि मैंने इतनी सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो आप खुद से ही ना उन्हें मौका दे देंगे कि इतने सारे सवाल जवाब का, तो कहीं बार ना बंदा वहाँ पर गिर जाता। तो ये सब चीज़ें आप नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पॉसिबल हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड और भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें और सजेशन करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहें और साथ ही साथ अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद।